मध्य प्रदेश में गेहूं एक प्रमुख फसल है। यहाँ पे शरबती से लेकर कई और उच्च गुणवत्ता वाली गेहूं की फसलें उगाई जाती हैं और इसीलिए शायद मध्य प्रदेश को शरबती का जीआई टैग भी मिला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और कृषि दर्शन में आज का हमारा विषय है गेहूं की उन्नत किस्में और बीज उपचार। इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर स्वप्निल दुबे सर हैं, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं केवी के रायसेन से। स्वागत है सर। और आज हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं जो कि भीम बघेल जी हैं, ग्राम कांठ नकतरा से। स्वागत है आपका भी। नमस्कार। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है गेहूं की उन्नत किस्में, तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाई सर यही जानना चाहेंगे कि वर्तमान में कौन कौन सी प्रचलित किस्में हैं और कौन सी किस्में हैं जो किसानों द्वारा लगाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में जो प्रचलित किस्में किसानों के द्वारा लगाई जा रही हैं उनमें प्रमुख रूप से है HI 1544, जिसको हम पूर्णा कहते हैं। उसके बाद अन्य किस्में लोकवन है, उसके बाद GW 322 है, GW 366 है। इस तरह किस्मों पूसा मंगल है, पूसा अनमोल है। ये किस्में किसानों के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में अधिकांशतः लगाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में आपने बताया कि ये किस्में लगाई जाती हैं, इनमें से कौन सी ऐसी किस्में हैं जो नवीनतम किस्में हैं जो किसान भाई अब लगा सकते हैं? अभी जो नवीनतम किस्में आ गई हैं उसमें जैसे DBW 303 है, कर्णवंदना है, DBW 187 है। इसका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। HI 1634 है, HI 1633 है। इन किस्मों का किसान पूसा तेजस है, HI 8759 है। ये नवीनतम किस्में हैं, इनमें उत्पादन अच्छा आता है। पानी के यदि हमारे पास पर्याप्त साधन है तो इन किस्मों का यदि हम उपयोग करते हैं तो नवीनतम किस्मों के उपयोग से हम जो अपना उत्पादन है उसको केवल 15 से 20% बीजों का चयन करके ही बढ़ा सकते हैं। जी, हमारे साथ आज एक सफल किसान भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। भीम जी हमारे साथ हैं। तो भीम जी, आप ये बताइए कि आपकी जो ज़मीन है वो कितनी एकड़ ज़मीन है और उसमें आप कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? हमारे पास 15 एकड़ ज़मीन है। हम उसमें गेहूँ, चना लगाते हैं। अच्छा, और कौन सी उसमें प्रमुख किस्में आप लगाते हैं? गेहूँ में प्रमुख किस्में HI 1544 है और पूसा तेजस है, पूसा मंगल है। ये तीनों लगाते हैं। और चना में 202 चना करके होता है वो। जी, हम भीम जी से और भी विस्तार में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम वापस डॉक्टर स्वप्निल दुबे के पास जाते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल सोशल मीडिया हर तरफ छाया हुआ है। हर किसान भाई जो हैं आजकल सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ ले लेते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो जान लेते हैं कि कौन सी किस्में उनके लिए अच्छी हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस प्रकार की जानकारी उनके लिए उपयुक्त होती है? जैसे जैसे ICT टूल्स के ज़्यादा किसान भाई हमारे उपयोग कर रहे हैं और ये सही भी है इनका उपयोग करना कि इनसे हमको नवीनतम जानकारी मिलती है, पर कई बार इन पे जो जानकारियाँ आती हैं वो पूर्णतः सत्य नहीं होती है। अधिकांशतः जैसे हम देखते हैं कि अधिकांशतः अधिक उपज देने वाली जो वैरायटियाँ हैं वो पंजाब और हरियाणा से विकसित होती हैं। वीडियो वायरल हो रहे हैं, रील्स वायरल हो रही हैं, तो उनमें जो प्रजातियों के बारे में बताया जाता है उनका उत्पादन मध्य प्रदेश में भी उतना ही हो जितना है। तो इसमें किसान भाई थोड़ी सतर्कता रखें और एकदम से विश्वास नहीं करें कि साहब उसमें जो दिखाया जा रहा है उतना उत्पादन, क्योंकि हर जलवायु क्षेत्र के अनुसार जो है किस्मों का जो है बनाया जाता है। हो सकता है पंजाब, हरियाणा या अन्य दूसरे क्षेत्रों में वो अच्छा उत्पादन दे रही हो और हमारे जलवायु क्षेत्र में आके उनका उतना उत्पादन ना मिले। तो इसकी पूर्णतः वो जानकारी कर लें, सतर्कता कर लें। जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क कर लें और यदि आवश्यकता बहुत ज़्यादा लग रही है तो बहुत थोड़े से एरिया में आधा एकड़ 1 एकड़ में उस किस्म को पहले लगाएं, उसकी गुणवत्ता देखें, उसकी उपज देखें और जब हमको संतुष्टि हो जाए तब हम उसमें आगे बढ़ें। एकदम से हमको विश्वास नहीं करना है कि इसमें जो बताया गया है वो पूर्णतः बहुत ही सत्य है या उसका हम अधिक मात्रा में उपयोग करें। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल। हमारे अधिकांश किसान भाई जो हैं वो उनके घर के बीज का ही उपयोग करना पसंद करते हैं और कई बार वो उसका उपयोग करते हैं जिससे उन्हें उपयुक्त फसल नहीं मिल पाती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे?
किसानों के द्वारा जो है अधिकांशतः घर के बीज का उपयोग किया जाता है और किसान भाई का यही रहता है कि एक साल बोया काटा रख लिया, फिर बोया काटा फिर रख लिया, तो ऐसे 3-4 सालों तक बीजों को चलाता है। तो इसमें देखा जाता है कि बीज जब पुराना होता जाता है तो उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, उसकी उपज में कमी आती है, उसमें कीट व्याधि का प्रकोप आता है। तो किसान भाई जो है ये ध्यान रखें कि यदि हम घर के बीज का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी हमको गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है, उसके अंकुरण की जांच करना है, उसकी शुद्धता की जांच करना है। और यदि हम घर के बीज का उपयोग करते हैं तो उसमें इन बातों का हम यदि ध्यान रखेंगे तो हम जो है उसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और इसके लिए हर 3 साल में हमको बीज का बदलाव भी करना चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ पे हम भीम जी से भी जानना चाहेंगे कि आप जो हैं वो बीज कौन सा लगाते हैं, घर का लगाते हैं या आप कोई और बीज का चयन करते हैं? मैडम कुछ तो हम घर का लगाते हैं और कुछ यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से भी लेते हैं, कुछ ब्लॉक का भी लेते हैं। बीज उपचार आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? हाँ, बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए और बीज उपचार करके ही बोते हैं हम। साफ पाउडर आता है उससे बीज उपचार करते हैं और भी यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी मिलती रहती है तो उसका कर लेते हैं उपयोग। अच्छा, बीज उपचार के लिए आप साफ पाउडर का उपयोग करते हैं। डॉक्टर दुबे आपसे जानना चाहेंगे कि बीज उपचार कितना महत्वपूर्ण है, आप किसानों को क्या सलाह देंगे? सभी फसलों में बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी में, मृदा में कई तरह के जो है जीवाणु रहते हैं, रोग रहते हैं, कीट रहते हैं, तो उससे हमारे बीजों की अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है। कई हमारे मृदा जनित रोग होते हैं, तो मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए, बीजों के पर्याप्त अंकुरण के लिए, बीजों के अच्छे बढ़वार के लिए बीज उपचार हमको अवश्य करना चाहिए। इसके लिए कई फफूंदनाशक आते हैं, जैसे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है, वीटावैक्स पावर करके आता है, रेक्सेल करके आती है, कई दवाएं आती हैं फफूंदनाशक। तो इनका हम बीजोपचार यदि करेंगे तो हमारा बीजों का अंकुरण अच्छा होगा, जमाव अच्छा होगा, पौधे हमारे स्वस्थ होंगे और हमारी बढ़वार अच्छी होने के कारण उपज में भी वृद्धि आएगी। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें किसान भाई, कोई भी फसल हो, चाहे रबी की फसल हो, चाहे खरीफ की फसल हो या जायद की फसल हो, बिना बीज उपचार के हमको जो है बीज बुआई नहीं करनी है। बीज उपचार करने से हम तब जितने तरह के हमारे रोग आते हैं, मृदा जनित रोग आते हैं, उनसे हम काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई होते हैं, जैसे मान लीजिए वो पूसा का उपयोग कर रहे हैं या कल्याण किस्म का लगा रहे हैं, ऐसे में क्या रोटेशन या बदलाव लाना, किस्मों में बदलाव लाना ज़रूरी होता है? बिल्कुल, किसान भाई ये ध्यान रखें कि जैसे हर 3 से 4 साल में हमको बीज का बदलाव करना चाहिए। चाहे खरीफ की, रबी की, जायद की जो भी फसलें हम लगाते हैं, यदि एक बीज को हम 3 साल 4 साल के बाद भी यदि हम लगाते हैं तो उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, उसकी उपज में कमी आती है, कई तरह की रोग बीमारी आती है। तो ये आवश्यक है अच्छी खेती के लिए, सफल खेती के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए कि हर 3 से 4 साल में हमको बीजों को बदलाव करना चाहिए। 2-3 तरह के बीज आते हैं, जैसे एक ब्रीडर सीड आता है, एक फाउंडेशन सीड आता है, एक सर्टिफाइड सीड आता है। तो ये हमारे तमाम जो है समितियाँ या अन्य क्षेत्रों पर उपलब्ध होते हैं। तो हमको समय समय पे अपने बीजों का बदलाव करना चाहिए ताकि उनकी गुणवत्ता अच्छी हो और एक बीज को 3 साल या 4 साल अधिकतम चलाना चाहिए। उसके बाद तो उसके लिए ये प्रयास करना चाहिए कि हर तीसरे साल अपने खेत में आधा एकड़ 1 एकड़ में हम नया बीज को लगा लें, उसका जो उत्पाद आए उसको अगले 2 सालों के लिए रख लें और पुराने बीज के उत्पाद को हम निकाल दें। तो इस तरीके का यदि हम अपनी प्रक्रिया करते हैं तो हमको अच्छी गुणवत्ता का बीज भी तैयार होता है और हमको उसके उत्पादन में भी वृद्धि आती है। गुणवत्ता का सर आपने यहाँ पे जिक्र किया, तो कैसे बीज की गुणवत्ता को हम सुधार सकते हैं? अधिकांशतः जैसे हमने कहा किसानों के द्वारा घर के बीज का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए आवश्यक होता है कि हम बीजों का जो हमारे घर में अनाज रखा हुआ है उसको जो है हम पहले छन्ना लगाएं। कई तरह के छन्ने आते हैं, लोहे की जाली आती है, तो उसको हम जो है समय समय पे बुआई के पूर्व निकाल के उसमें बढ़िया हम छन्ना लगा लेंगे। तो छन्ना लगाने से ये होगा जो बारीक दाना है, पोचा दाना है, मरा दाना है, वो जो है रहे हमारा नीचे गिर जाएगा, अच्छा स्वस्थ दाना बच जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है उसका छन्ना लगा के उसकी एक तरह से ग्रेडिंग हो जाती है और ग्रेडिंग में जो है अच्छा स्वस्थ बीज जो है वो हमारे पास बच जाता है। उसका हम यदि बोने में उपयोग करेंगे तो हमारी फसल की पैदावार निश्चित बढ़ेगी। बिल्कुल। किसान भाइयों बहनों, हम जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन में आज हम बात कर रहे हैं गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में और साथ ही हम बात कर रहे हैं बीज उपचार की भी। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि डॉक्टर स्वप्निल दुबे सर हैं। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और हेड हैं KVK रायसेन से। स्वागत है सर आपका। और साथ में हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं जो कि भीम बघेल जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आप अलग अलग किस्मों का उपयोग कर सकते हैं, गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब यहाँ पे हम भीम जी से ये जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से अपने खेत की तैयारी करते हैं, कैसे बुआई करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। खेत की बुवाई तो मैडम पहले पानी फेरते हैं खेत में, उसके बाद फिर बखर चलाते हैं। बखर चलाने के बाद फिर बीज उपचार करके फिर बुवाई करते हैं। भीम जी थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप जब खेत की तैयारी कर लेते हैं तो आप किस प्रकार से उसमें खाद का उपयोग करते हैं? क्या आप प्राकृतिक रूप से उपयोग करते हैं या आप कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा करते हैं? कीटनाशक का ज़्यादा उपयोग तो नहीं, पर करना पड़ता है उसका, तो खाद यूरिया भी डालते हैं। प्राकृतिक कम हो पाता है। अच्छा, कितना उत्पादन हो जाता है आपका? जैसे मैडम 15 एकड़ हमारे पास खेत है तो गेहूं उत्पादन हो जाता है 200-250 कुंटल और चना उत्पादन हो जाता है 50-60 कुंटल, इतना कर पाते हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि बुआई से पूर्व हमारे किसान भाइयों बहनों को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? बुआई के पूर्व 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हमें ऐसे बीजों का चयन करना चाहिए जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए, हमारे जलवायु क्षेत्र के लिए, हमारे ज़िले के लिए अनुशंसित है। अनुशंसित हमें किस्मों का पहला चयन करना चाहिए। दूसरा, हम जो घर के बीजों का उपयोग करते हैं तो घर के बीजों में हमने एक चीज़ बताई कि पहले उसकी ग्रेडिंग कर लें, उसके साथ ही अंकुरण की जांच भी अवश्य कर लें, क्योंकि जो बीज रखा रहता है कई बार उसकी गुणवत्ता जो है उसका अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। तो इसके लिए हमको एक काम करना है कि एक जूट का बोरा लेना है, छोटा सा टुकड़ा हमको एक बोरे का काट के उसको गीला करना है और उसमें 100 दाने हमको गिन के रखने हैं। 100 दाने में से कम 70 से 80 दाने जो है उसमें अंकुरित 3-4 दिन तक हम उसको अंधेरे छायादार स्थान पर रखेंगे तो उसमें अंकुरण आ जाएगा। तो हम ये देख लें जो हमने गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा जो भी हमने रखा है रबी की फसल, उसमें कम से कम अंकुरण आ गया है तो कम से कम 70 से अधिक दाने यदि अंकुरित हैं तो वो हमारा बीज बोने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसका हमको ध्यान रखना है। और तीसरा, बुआई के पूर्व बीजोपचार भी हमको अवश्य करना है। मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए यदि हम बीज का बीजोपचार कर लेते हैं तो इससे भी हमें जो है अच्छे जो उत्पादन की जो है संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, कई हमारे किसान भाई होंगे जिन्होंने खरीफ की फसलें लगाई होंगी, धान लगाई होगी, सोयाबीन लगाई होंगी और कुछ की जो फसल होती हैं वो जल्दी पैदावार आ जाती हैं, कुछ की देर से आती हैं। ऐसे में अब जब हमें गेहूं की तैयारी करना है या हमें रबी फसल की तैयारी करना है तो किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं? अगर विलम्ब हो जाता है तो किसान भाई क्या करें? इसमें 2-3 तरीके से मध्य प्रदेश का यदि हम देखें दृष्टिकोण तो यहाँ 2-3 तरीके से हमारी खेती होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कम पानी गिरता है, जैसे बुंदेलखंड का हमारा क्षेत्र है, हमारा पन्ना क्षेत्र है, दमोह क्षेत्र है जहाँ पानी कम गिरता है, 600 से 700 mm बारिश होती है।
और यहाँ पे हल्की फसलें जैसे तिल वगैरह मक्का लगाई जाती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सोयाबीन के बाद गेहूं चना को लगाया जाता है। सोयाबीन लगभग 90 दिन में पक के तैयार होता है, सितंबर लास्ट अक्टूबर में होता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमारे यहाँ धान लगाई जाती है और धान के बाद गेहूँ होता है। तो ऐसे हमारे 10-12 ज़िले भी ऐसे हैं जहाँ धान के बाद गेहूँ होता है। तो उसको हम मोटे तरीके से कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में अगेती बुआई होती है, कुछ क्षेत्रों में समय से बुआई होती है, कुछ क्षेत्रों में देरी से बुआई होती है। तो ये 3 प्रकार के हमारे गेहूं की अवस्थाएं हैं जिसका हमारे किसान भाई अपनी खेती में उपयोग करते हैं। जी, आपने गेहूं की बुआई की विभिन्न अवस्थाएं भी बताई हैं। अब इन अवस्थाओं के अनुरूप किस्मों का भी बताइए कि कैसे किसान भाई किस्मों का चुनाव करें। हाँ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है किस्मों का चुनाव। जैसे पूर्व में भी हमने कहा, तो इसमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है, यदि हम अगेती बुआई कर रहे हैं तो ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा आधारित खेती है या कम पानी है या एक पानी है, असिंचित क्षेत्र है, तो वहाँ पर जैसी खरीफ फसल की कटाई होती है सितंबर के लास्ट में, सितंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में जैसी खरीफ की कटाई होती है, उसके बाद खेत में तुरंत जो है पाटा लगा दें और उसकी नमी को संचित कर दें। और इन क्षेत्रों में बुआई जो है इसका उपयुक्त समय होता है 20 अक्टूबर से 10 नवंबर का। इसको हम अगेती बुआई कहते हैं। इसमें हम कम पानी वाली किस्में जैसे JW 30-20 है, JW 3173 है, HI 1534 हर्षिता है, इन किस्मों को HI 1500 अमृता है, HW 2004 है, ये किस्मों को हम चयन कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास पानी के साधन कम है या हम जल्दी बुआई कर रहे हैं। और इनका उपयुक्त समय होता है 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर का। बिल्कुल। किसान भाइयों, आज जो है हम गेहूं की उन्नत बीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं, हमने उनसे भी जाना कि किस प्रकार से वो किस्मों का चुनाव करते हैं और किस प्रकार से वो बुआई करते हैं। अच्छा, जब गेहूं की बात हम कर रहे हैं, भीम जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अलग अलग किस्मों का चुनाव किया, तो जब फसल पकती है तो क्या वो समानांतर समय पे पक जाती है या अलग अलग समय पे आती है? लगभग तो सामान रहती है, पर 10 से 12 दिन का 15 दिन का अंतर रहता है। अच्छा, फिर आप उस जब अंतर होता है तो उस अंतर को कैसे भरते हैं? क्या आप एक ही कटाई पहले कर देते हैं या समानांतर करते हैं? जो पहले पकती है उसकी कटाई करना पड़ता है और फिर बाद में उसकी करते हैं जो पीछे बोई हो। किसान भाइयों बहनों, आज हमने जाना है गेहूं की उन्नत बीजों के बारे में और साथ में हमने जाना है कि किस प्रकार से आप बीज उपचार कर सकते हैं। हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर स्वप्निल दुबे सर का, जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला और विस्तार से बताया है कि आप किस प्रकार से बीज उपचार कर सकते हैं, कौन सी किस्मों का आप उपयोग कर सकते हैं, बीज उपचार करना कितना ज़रूरी है और कहाँ आप उन्नत बीज के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी उन्होंने बताई है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ में हमारे साथ भीम जी थे, जो कि सफल किसान थे। उन्होंने बताया कि वो खेती किस प्रकार से करते हैं, कौन सी उन्नत किस्मों का उपयोग करते हैं और किस प्रकार से वो पूरा कार्यक्रम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, समय हो चुका है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का, तो आइए एक नज़र डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पीएम ने लॉन्च की 2 कृषि योजनाएं। ई नाम प्लेटफॉर्म में 9 नई वस्तुएं जुड़ी। प्राकृतिक एवं जैविक खेती को करें प्रोत्साहित। भावांतर भुगतान योजना लागू करने के निर्देश और कृषि महाविद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूसा भवन नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र को नई गति देने के लिए 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अहम क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। भविष्य के लिए लगभग 815 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है, जो कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए का एक महत्वाकांक्षी दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश के 100 ऐसे कृषि जिलों को बदलना है जहां प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। यह योजना इस चुने हुए जिले में उत्पादकता बढ़ाने, फसलों की विविधता को बढ़ावा देने, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार लाने के साथ साथ किसानों तक ऋण की आसान पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश भर में कई दूसरी अहम परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। इनमें बेंगलोर और जम्मू कश्मीर
कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र शामिल है जो पशुधन के स्वास्थ्य और गुणवत्ता में सुधार लाएंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 9 अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करके राष्ट्रीय कृषि बाजार के दायरे का विस्तार करके इसे और मजबूत किया है, जिससे इस मंच पर व्यापार योग्य कृषि वस्तुओं की कुल संख्या 247 हो गई है। इस पहल का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में सक्षम बनाकर उनके लिए अवसरों को बढ़ाना है, जो पूरे भारत में बाजारों को जोड़ता है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, जिसे ई नाम पर व्यापार किए जाने वाले वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंड तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है, ने राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विषय विशेषज्ञों और SFAC के साथ व्यापक परामर्श के बाद तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुमोदन से इन 9 नई वस्तुओं के लिए मापदंड विकसित किए हैं। व्यापार योग्य मापदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनकी उपज की वास्तविक गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्त हो, जिससे बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम हो और उनकी अपनी मोल भाव शक्ति मजबूत हो। यह पहल एक पारदर्शी व्यापारिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है, किसानों के हितों की रक्षा करती है और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास में योगदान देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारा प्रदेश कृषि उपज पर आधारित है, इसलिए सरकार का मूल लक्ष्य प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना और कृषि फसलों की तुलना में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाना है। हमें इन क्षेत्रों में उद्यमिता के नए अवसर भी बनाने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कलेक्टर्स एवं कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सभी कलेक्टर्स अपने अपने जिलों में किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें हर संभव मदद भी मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि हमारे ग्रामीण युवा आने वाले समय में कृषि उद्यमी बने, इसके लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि खेती को जैविक खेती की ओर ले जाना एक बड़ी चुनौती है, पर हमें यह चुनौती भी पार करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न अर्थात मिलेट्स को प्रोत्साहन देकर इनकी उपज को लगातार बढ़ाना भी हमारा लक्ष्य है। हमें इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। कृषि सचिव निशांत बरबड़े ने प्रदेश की सभी मंडी सचिवों को भावांतर भुगतान योजना में सफल क्रियान्वयन के संबंध में व्यापक रूप से निर्देश दिए हैं। मंडी सचिवों की बैठक में श्री बरबड़े ने बताया कि मध्य प्रदेश की 259 मंडी समितियों में से लगभग 200 मंडियों में सोयाबीन की आवक होती है। इन मुख्य मंडियों के साथ साथ उप मंडियों में भी भावांतर भुगतान योजना को क्रियान्वित करने जाने के निर्देश दिए हैं। 80 से अधिक उप मंडियों में भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों से कृषि उपज सोयाबीन की खरीदी मंडी के व्यापारियों द्वारा की जाएगी। श्री बरबड़े ने योजना के सफल संचालन के लिए समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। 24 अक्टूबर 2025 से सोयाबीन की खरीदी मंडियों में प्रारंभ होगी। इसके निर्देश दिए कि मंडी में जब प्रथम नीलामी प्रत्येक कार्य दिवस में प्रारंभ की जाएगी, तब मंडी सचिव और भार साधक अधिकारी उक्त नीलामी स्थल पर मौजूद रहेंगे तथा अपनी निगरानी में नीलामी प्रारंभ कराएंगे। मंडी समितियों में लागू ई मंडी योजना के अंतर्गत ही भावांतर भुगतान योजना में किसानों की कृषि उपज सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। कृषि महाविद्यालय रीवा अधिष्ठाता के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं, वैज्ञानिक एवं कर्मचारियों के सहयोग से स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किया गया। सभी वैज्ञानिक कर्मचारी द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यालय तथा महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया एवं सभागार में विश्वविद्यालय की 62 वर्षों की कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं विस्तार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के 62 वर्षों की कृषि के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर एक विशेष परिचर्चा आयोजित की गई। इस दौरान विश्वविद्यालय के विकास के सभी योगदान को याद किया गया एवं स्वच्छता की सेवा हेतु शपथ भी दिलाई गई। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में आज फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो आज किसान भाइयों हमने विस्तार से जाना है गेहूं के बारे में और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि हमने ये भी जाना है कि अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप कौन सी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं और ये किस्में आपके लिए कितनी ज़रूरी हो सकती हैं, कैसे आपको बीज उपचार करना है। इन तमाम जानकारियों के साथ आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।